एक ऐसे एम्पायर का तस्वुर करिए जो सिर्फ लॉ के दायरे में नहीं बल्कि लॉ के बिल्कुल खिलाफ बना हो। एक ऐसा एम्पायर जो सिर्फ पैसा, पावर और ताकत पर टिका हो, दुनिया के कानून से बाहर, एक अपनी दुनिया में जहां सिर्फ उनका कानून चलता है। ये है माफिया, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो कई शहरों को कंट्रोल करता है, हुकूमत को घुटने पर ले आता है और लोगों की जिंदगियों पर अपना सिक्का बिठाता है। आज हम इटालियन माफिया के असल इतिहास पर नजर डालेंगे, कैसे एक छोटी सी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने देखते ही देखते इटली के कई शहरों पर अपना सिक्का जमा लिया और फिर कैसे इसने दुनिया भर के शहरों को अपने जाल में जकड़ लिया। ये कहानी है पावर की, डर की, धंधे की और एक एम्पायर की जिसने कई शहरों को गुलाम बना लिया। इटालियन माफिया को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के सिसिली में जाना होगा। सिसिली जो इटली का एक शत्रुन रीजन है, हमेशा से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। इस वक्त पर एक बेचैनी थी और सिसिली की जिम्मेदार और बिजनेस ओनर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत थी। सरकार पर लोगों का यकीन कम होता जा रहा था और इसी गैप को माफिया ने भरा। माफिया के जो पहले लोग थे उन्होंने अपने आप को एक प्रोटेक्शन ग्रुप के रूप में शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेक्शन का धंधा एक्सटॉर्शन और टॉन्स में तब्दील हो गया। सिसिली के अंदर माफिया ने अपना एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया जिसमें लोकल बिजनेस से पैसा निकालने के लिए प्रोटेक्शन मनी लेना आम बात बन गई। अगर किसी ने इनके कानून को तोड़ने की कोशिश की तो या तो उसे मार दिया गया या उसके बिजनेस को तबाह कर दिया गया। सिसिली की रियासत के अंदर ही एक नई शेडो गवर्नमेंट का जन्म हो गया, एक ऐसी गवर्नमेंट जो माफिया चलाती थी। जो भी इसके खिलाफ गया उसे या तो गायब कर दिया गया या मार दिया गया। माफिया के जो बड़े लीडर थे उन्होंने अपने आप को गॉड फादर के रूप में पहचाना। माफिया के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरूरी है ये समझना कि ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, एक हियरार्ची जिसमें सबसे ऊपर गॉड फादर या डॉन होता था। गॉड फादर के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड माना जाता था। उसके नीचे केपस होते, ये माफिया के मिडल मैन होते जो डायरेक्टली गॉड फादर से ऑर्डर लेते और उनका काम होता माफिया के छोटे मेंबर को कंट्रोल करना। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता कंसिगलर जो एक एडवाइजर होता। ये एक ऐसा आदमी का रोल होता जो गॉड फादर को मशवरा देता और माफिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता। माफिया का एक खास बात ये थी कि यहाँ लॉयल्टी और खौफ के बीच का एक बैलेंस होता था। जो इस सिस्टम में घुस गया उसका निकलना मुश्किल होता था। एक बार जब माफिया का हिस्सा बन जाओ तो ये कहना मुश्किल होता है कि तुम अपनी मर्जी से कभी बाहर जा सकते हो, क्योंकि माफिया एक फैमिली थी और फैमिली से कभी अलग नहीं हो सकते। इस फैमिली का लाता उमर था, एक साइलेंस का रोल जिसमें किसी भी हालात में सरकार या पुलिस को कुछ नहीं बताना। इटालियन माफिया सिर्फ इटली तक समेट नहीं रही। 20वीं सदी के शुरू में जब बहुत से इटालियन ने अमेरिका मिग्रेट किया, उनके साथ माफिया का भी सफर शुरू हो गया। न्यूयॉर्क, चिकागो और लास वेगास जैसे बड़े शहरों में माफिया ने अपने एम्पायर फैलाना शुरू किया। ये वक्त था जब अमेरिका में प्रोहिबिशन लॉज आए और इलीगल बिजनेस एक बहुत बड़ा धंधा बन गया। इस वक्त पर माफिया ने अपने सारे इलीगल ऑपरेशन को लीगल इकोनॉमी के अंदर दाखिल कर दिया। वो वक्त था जब माफिया ने अपना कंट्रोल न सिर्फ बिजनेस पर किया बल्कि पॉलिटिशियन और लॉ एनफोर्समेंट पर भी अपना असर जमा लिया। पुलिस और पॉलिटिशियन को ब्रेबिंग और ब्लैकमेल करना माफिया के लिए आम बात बन गई। माफिया के लोग इलेक्शन को मैनिपुलेट करते, लोगों को डराते, धमकाते और अपने इलीगल एक्टिविटीज को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के साए में छुपा कर चलते रहे। माफिया का असल राज था डर। एक माफिया का सबसे बड़ा हथियार था खौफ। शहरों के लोग माफिया के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे, क्योंकि अगर किसी ने माफिया के रूल्स को तोड़ा या उनके खिलाफ गया तो उनका अंजाम सिर्फ मौत होता। इस डर का असर इतना गहरा था कि माफिया के लिए लोगों से पैसा निकालना, इलीगल धंधे करना और अपने आप को इनविजिबल समझना आसान हो गया। माफिया के लोग इस डर को रिस्पेक्ट कहते थे। उनका मानना था कि लोगों को अपनी इज्जत और हुकूमत के लिए डरते रहना चाहिए। माफिया के कल्चर में वेंडेटा एक कॉमन प्रैक्टिस थी। अगर किसी ने माफिया को धोखा दिया तो पूरी फैमिली का सफाया कर दिया जाता था। ये वेंडेटा की पॉलिसी ने माफिया के असर को और गहरा बना दिया। जो भी माफिया के खिलाफ गया उसका नाम मिटा दिया गया। माफिया सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं जाना जाता था। उन्होंने अपने एम्पायर इलीगल बिजनेस के जरिए बनाया। ड्रग्स का धंधा, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और ब्लैक मार्केट का सेलिंग। ये लोग अपने इलीगल बिजनेस को लीगल कवर के नीचे ऑपरेट करते थे। न्यूयॉर्क के 5 फैमिलीज माफिया के सबसे बड़े ग्रुप में से एक थे। इन फैमिलीज का पूरा नेटवर्क था जो सारे इलीगल एक्टिविटीज को एक वेल स्ट्रक्चर बिजनेस की तरह चलाता था।
ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करना और इंटरनेशनल स्मगलिंग रॉकेट तक माफिया का असर दुनिया भर में फैल चुका था। माफिया की सक्सेस का एक और रास्ता, उनका रास्ता लॉ एनफोर्समेंट के साथ भी बड़ी खुफिया तरह से चलाता था। पुलिस और पॉलिटिशियन को ब्रेबिंग करना या उनके जरिए अपने दुश्मन को एलिमिनेट करना माफिया के कॉमन टेक्टिक्स थे। एक वक्त था जब माफिया के गॉड फादर के पास लॉ एनफोर्समेंट के अंदर अपने एजेंट्स थे जो उनके हर काम को कवर करते थे। एक माफिया के केस को सुलझाने का मतलब था जान जोखिम में डालना, क्योंकि माफिया के अगेंस्ट विटनेस बनाने वाले लोग भी मार दिए जाते थे। ये एक ऐसा एम्पायर था जिसमें लॉ का कोई मतलब नहीं होता था। धीरे धीरे 20वीं सदी के एंड तक माफिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और केसेस बढ़ने लगे। FBI और यूरोपियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने माफिया के सबसे बड़े गॉड फादर को टारगेट करना शुरू किया। इस वक्त पर टेक्नोलॉजी और एविडेंस गैदरिंग मेथड्स इंप्रूव होने लगे, जिसने माफिया के राज खोलने में मदद की। इन ऑपरेशन में कई गॉड फादर को अरेस्ट किया गया, उनके बिजनेस को सीज कर दिया गया और माफिया के पूरे एम्पायर को धीरे धीरे डिसमेंटल किया गया। लेकिन माफिया आज भी कहीं न कहीं अपने छोटे लेवल पर सर्वाइव करता है। शायद माफिया कभी पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन उनका असर अब पहले जितना नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप माफिया के जैसे और भी दिलचस्प टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियलिटी अनलॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। हर 3 दिन बाद नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।